नाज़रीन, जब वाशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप फैसला कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या ईरान के ऊपर हमला होगा, क्या गजा में जंगबंदी होगी, और जंगबंदी होगी तो जाहिर है कि वो किसी गुड फेथ के अंदर नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे छुपे मजीद मकासद होंगे, नॉर्मलाइजेशन और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है उसमें वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक शिकस्त खुर्दा इजराइल है। अब उसको कैसे फेवर देनी है, उसको कैसे फेस सेविंग देनी है, उसको कैसे एग्जिट देना है, और जो जुल्म वहां पर हुए हैं उसमें क्या फेस सेविंग अब हो सकती है और दुनिया किस हद तक तस्लीम करेगी। तो इस दरमियान इधर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में यह हो रहा है कि यमन के नॉन स्टॉप हमले जब जारी हैं। इस वक्त यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल जब इजराइल के ऊपर दोबारा दाग दिए हैं। मिलियंस ऑफ इजरायलीज एक बार फिर शेल्टर्स की तरफ गए हैं। इजराइल में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और इजरायली सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि नेतन्याहू वहां से क्या फैसला करके आता है। इजराइल में गुस्सा जब शदीद है और उसके साथ एक और खबर यह आ गई है कि इजरायली फौजी ने अपनी जान ले ली है। एक और वाकया जब पेश आया है और ये दूसरा वाकया है जब से ये नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे के ऊपर गया है। ये दूसरा वाकया है। इतना बड़ा इस वाकये का इंपैक्ट है और इतना ज्यादा इजरायली फौज का मोराल नीचे जा रहा है और इतना ज्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और इसलिए इजरायली आर्मी चीफ ने कल कहा कि अब सीज फायर की जो है वो कंडीशंस पूरी हो गई हैं, तो हमें सीज फायर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अंदर से फौज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। फौजी अपनी जाने ले रहे हैं। इससे कोई बड़ा वाकया हो सकता है, आप जरा अंदाजा तो करें। तो इसके साथ जो है वो एक और बड़ा वाकया हुआ है। नाज़रीन, हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो वाकयात देख रहे हैं कि मौजूदा जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो कॉलोनियल ऑर्डर है या जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है और जिसकी बुनियाद के ऊपर इजराइल खड़ा हुआ है, वो ऑर्डर रोजाना की बुनियाद के ऊपर गिर रहा है। कभी हमें ब्रिक्स इजलास में वो नजर आता है, कभी रशिया और नॉर्थ कोरिया और ईरान के ताल्लुकात में नजर आता है, कभी ईरान और चाइना के ताल्लुकात में, कभी चाइना और अफ्रीका के ताल्लुकात में, कभी इस तनाजुर में कि चाइना जो है वो बहुत सारे मुल्कों को फाइटर जेट्स देने जा रहा है। तो ये कई ऐसे वाकयात हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हमें लगता है कि ये ऑर्डर जो है वो मजीद कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तो अभी जो एक वाकया हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा वाकया है और एक समझ लेके एक ऑफिशियल ऐलान है कि अब ये ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अपनी साख जब वो मुकम्मल तौर पर खो रहा है। फ्रांसिस्का एल्बनीज जो यूनाइटेड नेशन की हाई ऑफिशियल हैं और इजराइल की जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जो है वो सबूत सामने ला रही हैं कि इजराइल वहां पर क्या जुल्म ढा रहा है। उनके ऊपर अमेरिका ने, ट्रंप इंतजामिया ने सैंक्शंस लगा दी हैं। ये अपने आप में ये पहला वाकया है। यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और न्यूयॉर्क के अंदर इसलिए है कि दुनिया की एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे मिलकर दुनिया में बैठकर फैसले किए हैं। न्यूयॉर्क के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। तो यानी यूनाइटेड नेशन की जो हाई ऑफिशियल हैं उनके ऊपर सैंक्शन लग गई हैं। ये ऑर्डर बिल्कुल फारिग हो गया है। और आप जरा अंदाजा करें कि जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से लेकर ये वो जंग है गजा में जो जारियत हुई है, कोई 170 के करीब यूनाइटेड नेशन के अपने लोग मारे गए हैं और यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सकी है। ये पहली ऐसी जंग है जिसमें यूनाइटेड नेशन के इतने लोग जब वो मारे गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन के लोगों को मारने वाले के ऊपर सैंक्शन नहीं लगी, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशन के ऊपर सैंक्शन लग गई हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो ऑर्डर है, ये निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी साख खो चुका है। और ये बात ज़हन में रख लें, ये ऑर्डर एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से कायम हुआ है कि ठीक है हम डॉलर को रिजर्व करेंसी मानते हैं, ठीक है हम यूनाइटेड नेशन में सब जो है वो मुत्तफिका तौर पर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया। अभी रिसेंटली रशिया ने क्या बात की है? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होना चाहिए। तो बात नजर इस वक्त यह है कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो तेजी के साथ अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर रही है। नए स्कैंडल्स रोजाना सामने आ रहे हैं, नई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि उसकी जो साख है, उसकी जो रेप्यूट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। और ट्रंप इंतजामिया जो है वो एक तो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, अंदरूनी क्योस का शिकार है, और वो तेजी के साथ अपने आप को उस रस्ते पर डाल चुकी है कि वो तेजी के साथ जो बाइडेन इंतजामिया है उसको रिप्लेस कर रही है। यानी बाइडेन इंतजामिया, आपको कभी एंटनी ब्लिंकन नजर आता है? आपको कभी बाइडेन नजर आता है? पब्लिक इवेंट में गया हो, तालियां बज रही हो, ठीक है ना, नजर नहीं आता आपको। तो बाइडेन इंतजामिया जितनी आइसोलेट हो गई थी, जितनी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, अब ये जो ट्रंप इंतजामिया है जो बड़े बड़े नारे लगाकर आई थी, वो अपने आप को इतना तेजी के साथ कंट्रोवर्शियल कर रही है कि ये बाइडेन इंतजामिया की जगह पर जाकर खड़ी होगी, बल्कि इस बात का कभी इम्कान है कि ये उससे भी 4 कदम जाकर आगे खड़ी होगी। और अमेरिकन जो है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। ताजा तरीन सर्वेज वहां से सामने आ रहे हैं। मागा वाले जो है वो इस वक्त शदीद क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया को, और जो उसके फैसले हैं, जो उसकी जंगें हैं, जो उसके स्कैंडल्स हैं, और एक टूट फूट और क्यों उसका शिकार है। एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा दूसरी बात कर रहा है, और ज़ायनिस्टों से भरी पड़ी है ट्रंप इंतजामिया। बड़े पावरफुल जो ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सारे ज़ायनिस्ट हैं। और मैं आपको बताऊं कि मिसाल के सऊदी अरेबिया है, बाइडेन इंतजामिया में सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात है, आपको याद होगा, वो कशीदा हो गए थे। और बाइडेन जब सऊदी अरेबिया गया भी था तो मुसाफा नहीं किया था एमबीएस ने बाइडेन के साथ। कोरोना भी चल रहा था तो उसका बहाना बनाकर उन्होंने बस ऐसे मुकाशुका जो कर रहे थे, ठीक है, प्रोटोकॉल, लेकिन मुसाफा नहीं किया था। और उस वक्त सऊदी अरेबिया ने चाइना से
जो है ना असलिया खरीदना शुरू कर दिया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलिया सऊदी अरेबिया ने उस दरमियान बाइडेन इंतजामिया के दरमियान जब वो चाइना से खरीदा है। तो बात करने का मकसद यह है कि जब देखें, एक है अवामी सतह, एक है मीडिया की सतह, एक है जब हेड ऑफ दी स्टेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जब अमेरिकी सदर बात कर रहा है, जब रशियन प्रेसिडेंट बात कर रहा है, जब चाइनीज प्रेसिडेंट बात कर रहा है, तो वो जो बात हो रही होती है ना हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान, अगर वहां पर भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, अगर वहां पर भी ये यकीन हो गया कि इस बंदे का तो कोई इतबार ही नहीं है, इसकी तो कोई साख ही नहीं है, ये जो बात कर रहा है इसमें कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो दुनिया फिर चाहे वो कमजोर से कमजोर मुल्क क्यों ना हो, वो अपने फैसले करता है। आप मिस्र में इस वक्त देखिए, मिस्र जैसा कमजोर तरीन मुल्क जिसका सदर जो बैठा हुआ है वो अमेरिका लेकर आया है, वो सदर भी जो कमजोर तरीन सदर है वो भी चीन की तरफ जा रहा है। यानी अमेरिका की रेड लाइन तो हमेशा यही रही है कि वो दूसरे कैंप में नहीं जाएगा, यानी कि सोवियत कैंप में नहीं जाएगा, उससे पहले अब उनकी रेड लाइन यह है कि कोई भी मुल्क जो है वो चाइनीज कैंप में नहीं जाएगा। तो कमजोर तरीन सदर जो है वो मिस्र के वज़ीर आज़म को उन्होंने इन्वाइट किया है और उनके साथ जंगी मशकें कर रहे हैं और उनके फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं और अमेरिकी फाइटर जेट्स नहीं खरीद रहे हैं। तो फिर क्या होता है जब ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, जब कोई इंतजामिया, जब कोई गवर्नमेंट इतनी कंट्रोवर्शियल और झूठी और उसकी साख खराब हो जाए, तो फिर ना अपने एतबार करते हैं ना बाकी की दुनिया एतबार करती है और दुनिया जो है वो आगे बढ़ती है। तो ट्रंप इंतजामिया जो है वो जीसीसी को ये कन्वे कर रही है कि हम तो सीज फायर करवा रहे हैं, लेकिन इधर जो अमेरिकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया जो कहानियां छाप रहा है, जो स्कैंडल छाप रहा है, जो अंदर की बातें छाप रहा है, वो तो ट्रंप इंतजामिया को बिल्कुल वो एक्सपोज कर रहे हैं। और यहां पर यह हुआ है कि जीएचएफ के हवाले से नया स्कैंडल आ गया है, जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो सैकड़ों हजारों फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी कर चुकी है, सीधी गोलियां मार चुकी है, दुनिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, उसके बारे में स्कैंडल आ गया है। खुद मगरबी मीडिया ने रिपोर्ट छाप दी है कि इसको तो ट्रंप इंतजामिया फंडिंग दे रही है, इसको खुद जो है वो ट्रंप इंतजामिया फंडिंग दे रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं और उसका असर फिर अंदर भी है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, अच्छा आप इजराइल को पैसे दे रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो इतनी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो छोड़े ना, सीधा लोगों को गोलियां मार रही है, तो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो रही है। दूसरा, ये जो पैसे दिए गए हैं वो जो अमेरिकी ड्यू प्रोटोकॉल है उसको साइड पर रखते हुए तेजी के साथ जब पैसे पास किए गए, तो वो अंदर भी अब ये है कि सेनेट की आगे पीछे इंक्वायरी जो है वो शुरू हो सकती है और उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शामिल है। अब एक एक बंदा जो है वो ट्रंप इंतजामिया का कंट्रोवर्शियल हो रहा है और खुद सबसे ज्यादा ट्रंप कंट्रोवर्शियल हो रहा है। फिर आपको पता है क्या रिपोर्ट सामने आई है, इतना बेरहम खेल खेला जा रहा था और इंसानियत इस वक्त देख रही है कि ये किसके पास दुनिया में इक्तदार आ गया है, इतना बेरहम खेल कि गजा की बकायदा प्लॉटिंग हो रही है, गजा की बकायदा प्लॉटिंग हो रही है कि अच्छा आपको ये यहां पर गोल्फ कोर्स बनाना है, अच्छा आप यहां पर होटल बनाना चाहते हैं, अच्छा वहां पर ये बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बांटा जा रहा है गजा को। वो जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है जिसको इजरायली गवर्नमेंट पीछे है, मोसाद पीछे है, सीआईए के फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकी इंतजामिया, अब वो साबित हो गया कि अमेरिकी इंतजामिया भी इसमें है, टॉनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट है। इससे पहले ये था कि भाई इजरायली गवर्नमेंट है और वेस्टर्न एलीट है और प्राइवेट कंपनीज हैं, अब उसमें यह है कि अमेरिकी इंतजामिया उसके अंदर शामिल है, ट्रंप इंतजामिया उसके अंदर शामिल है। और वो क्या कर रही है कि पैसे पकड़ने, बाकायदा पैसे पकड़े जा रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस बात पर पकड़ लिए गए हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टर से कि जिनको बताया गया कि अच्छा आपको फलां जगह पर फलां बीच के ऊपर यह प्रॉपर्टी दी जाएगी। और इसी तरह एक बड़ा वाकया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियनर है, उसका नाम आया है कि इसने वहां पर पैसे दिए हुए हैं बोस्टन ग्रुप को कि इसको ये वहां पर होटल बनाना चाहता है। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है वो उस होटल के ऊपर, उसका अपना होटल ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वहां पर जनाब ऑस्ट्रेलियंस पहुंच गए और खूब वहां पर तोड़फोड़ की है और फिर पुलिस पहुंची और खूब उनकी आपस में झड़पें हुई। ये जनाब, यानी वो नाम आ रहे हैं कि इसने पैसे दिए हुए, इसने पैसे दिए हुए हैं। तो ट्रंप इंतजामिया इधर क्या बता रही है और अपने वोटर्स को क्या बता रही है, मैं जंग रोक रहा हूं, और खलीजी ममालिक को, अरबों को क्या बता रही है कि हम सीज फायर करवा रहा हूं, और इधर रिपोर्ट छप रही है कि अंदर से तो ये कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई गवर्नमेंट इस हद तक एक्सपोज हो जाती है, कंट्रोवर्शियल हो जाती है, उसकी साख डिस्ट्रॉय हो जाती है, दुनिया उसके साथ आगे नहीं चलती है। तो ये सब इजराइल के लिए किया जा रहा है और इजराइल जो है ना इस सूरत हाल में तो जाहिर है कि वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। और खुद ट्रंप साहब अपने आप को डूबती कश्ती में सवार कर रहे हैं और अपने आप की यानी पॉपुलैरिटी उनकी डिस्ट्रॉय हो रही है। और जेफरी एप्स्टेन का मामला इतना वहां पर संगीन है और दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो अंदरूनी भरपूर कैंपेन जब चल रही है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ कह रहा है, नीचे कुछ पेंटागन में कुछ और हो रहा है, व्हाइट हाउस में जो है वो एक अजब जो है वो खप पड़ी हुई है, एक बात करता है दूसरा दूसरी बात करता है। ये इस वक्त अमेरिकी इंतजामिया की सूरत हाल है। तो इस तरह अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर यहां तक पहुंच गया है कि यूरोप से बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूरोप ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, यूरोप ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है और साथ कहा है कि ट्रंप भी इसमें हिस्सेदार है और साथ शदीद तनकीद की है जो नेतन्याहू ने नॉमिनेट किया है ट्रंप को एज अ नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो यूरोप ने कहा है कि एक वॉर क्रिमिनल अपने साथी को जो सबसे ज्यादा इसमें असलहा दे रहा है उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। तो यूरोप के अंदर ये वाली सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। तो ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। यमन ने जनाब इनके नाक में दम किया हुआ है और वहां ये खबरें पहुंच रही है कि हम तो रेड सी में
फतह का ऐलान करके आए थे, और यमन तो जनाब वो और ज्यादा ताकतवर हमले इस वक्त कर रहा है। इजराइल बेन गोरियन एयरपोर्ट कम्स अंडर यमनी आर्म्ड फोर्सेस जुल्फिकार मिसाइल फायर। बेन गोरियन एयरपोर्ट, वो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, मिलियंस ऑफ इजरायली सेटलर्स है वो शेल्टर में जा रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट्स ऊपर हवा में घूम रही हैं, वो उन्होंने एक एयर ब्लॉकेट जो है वो बेन गोरियन के ऊपर कायम रखा हुआ, एक बार फिर उन्होंने उसको निशाना बना दिया। साथ यमन की सनसनीखेज वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें जहाज समंदर के अंदर बाकायदा गर्क हो रहे हैं। दुनिया ने फिल्मों में तो देखा हुआ था कि जहाज कैसे गर्क होते हैं, लेकिन असली जो है ना वो दिखा रहा है, यमन दिखा रहा है कि ऐसे। और उन्होंने तमाम कंपनीज को कहा कि जो कोई इधर आएगा उसका हशर हम यही करेंगे। उन्होंने 2 जहाज डबो दिए हैं और सारी कंपनीज वहां से वो कह रही भाई हम इधर नहीं जा रहे, वो सब जनाब घूम कर जनाब अब जा रहे हैं और कह रहे हैं इसराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वीडियो इस तरह से शूट हो रही है कि जनाब ड्रोन्स घूम रहे हैं, कश्तियां इधर उधर उसका चक्कर काट रही हैं, और फिर तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे जहाज जो है वो पानी में जा रहा है और मुकम्मल चला गया। वो वीडियो जनाब इस वक्त दुनिया में चल रही है। तो एक बड़ी हैबत जो है वो यमन ने कायम कर ली है, और ये सारी वीडियोस अमेरिकी मीडिया चला रहा है और पूछ रहा है अमेरिकी इंतजामिया से, ट्रम्प इंतजामिया से, आप तो वहां पर फतह का ऐलान करके आए थे, तो यमन तो पूरे के पूरे जहाज पानी में गर्क कर रहा है। एक जहाज के साथ इससे ज्यादा और क्या होगा कि वो पानी में पूरे का पूरा गर्क हो गया, डैमेज नहीं हुआ, बस गर्क हो गया। तो ये उन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी है। इसके साथ क्या हुआ है कि एक और इजरायली फौजी ने सुसाइड कर लिया है। ये एक बड़ा वाकया है, यानी इजराइल के अंदर जो है जो प्रेशर है उसमें एक बहुत बड़ा वाकया है कि इजरायली फौज की हालत ये आ गई है, ठीक है ना। ये इनकी शिकस्त फाश है कि इजरायली फौजी अपनी जानें खुद ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं अपनी जानें खुद? इजरायली सोल्जर डायज बाय सस्पेक्टेड सुसाइड एट मिलिट्री बेस, और ये सैदे तमाम जो मिलिट्री बेस है वहां पर ये हुआ है वाकया। और इजरायली सोल्जर्स हैड टेकन देयर ओन लाइव्स, कई वाकयात हो रहे हैं विद द severe psychological distress caused by prolonged wars in Gaza and Lebanon as the primary cause। क्या लंबी जंग की वजह से और जो मजालिम इन्होंने किए हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो गए, ज़हनी तवाज़ुन जब वो खोते चले जा रहे हैं। और ये जो सैद तमीम है, या आपको पता है कौन सी बेस है? इसमें वो सैद तमीम जेल भी है, और ये इजराइल की सबसे ज्यादा बदनामे ज़बाना जेल है जिसमें फलस्तीनियों के साथ जिनसी अब्यूज भी होता है। और इससे वीडियोस भी सामने आ चुके हैं कि फलस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी अब्यूज हो रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मजालिम वो जो वहमो गुमान में भी नहीं है वो इस जेल में होते हैं, और वहां पर उसने जब खुदकुशी की है। और CNN जो बशार अल असद उधर शाम में जाकर बड़ी जेलें दिखा रहा था और बाद में साबित हुआ कि वो फेक वीडियोस थी, तो CNN या बाकी किसी को इधर तौफीक नहीं हो रही कि वो जरा सैद तमाम में भी आकर दिखाए कि यहां पर क्या हो रहा है। फ्रांसिस्का एल्बनीज ये यूनाइटेड नेशन की हाई ऑफिशियल हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन रखी है कि कैसे वेस्टर्न बड़ी कंपनीज वो जनाब इसमें हिस्सेदार हैं, और उन्होंने इसको जेनोसाइड इकोनॉमी का नाम दिया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमाए जा रहे हैं इससे। और उन्होंने कोई सैकड़ों कंपनीज के जो नाम है वो जारी किए हैं, और बहुत ज्यादा वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसराइल को कटहरे में खड़ा कर रही है। इनके बारे में यूनाइटेड नेशन को लिखा गया ट्रम्प इंतजामिया ने कि इनको ओहदे से फारिग किया जाए, यूनाइटेड नेशन ने नहीं किया। और अब क्या हुआ है कि आज कुछ देर पहले इनके ऊपर सैंक्शन लगा दी गई हैं, यूनाइटेड नेशन की ओहदेदार के ऊपर जब वो सैंक्शन लगा दी गई हैं। इसके साथ ही इस ऑर्डर का समझ लें कि एक सरकारी सतह पर भी खात्मा हुआ जाता है। यूएस सैंक्शंस, यूएन एक्सपर्ट फ्रांसिस्का एल्बनीज क्रिटिक्स ऑफ इजराइल गाजा फायर। अब ये सारा अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया में आपके सामने रख रहा हूं। देखिए एक हद होती है एक चीज की, ये जो भी अमेरिका ने इजराइल ने मजालिम किए हैं, अमेरिका की खास तौर पर हम बात करें तो वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन अपने लोगों को देते हैं, अपने मीडिया को देते हैं, कोई ना कोई पर्दा रखते हैं। तो यहां पर आप देखिए उनका मीडिया क्या लिख रहा है, किस वजह से सैंक्शन लगाई हैं क्रिटिक्स ऑफ इजराइल, क्योंकि वो इजराइल के ऊपर तनकीद कर रही है इसलिए सैंक्शन लगा दी है। यानी आप देखें ना, एक चीज होती है कि अच्छा जी हमास के ऊपर हम सैंक्शन लगा रहे हैं, वो दहशतगर्द है, अच्छा जी हूतीज दहशतगर्द है, हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब फ्रांसिस्का एल्बनीज जो न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, यूनाइटेड नेशन की ओहदेदार हैं, तो उनके ऊपर सैंक्शन लग रही हैं। यानी एक तरह से तो फिर आपने हिजबुल्लाह, हमास, और आप कहते हैं वो दहशतगर्द हैं और वहां के लोग कहते हैं ठीक है वो होंगे, तो आप सबको एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं। तो इससे तो जो हमास के ऊपर सैंक्शन लगी है वो भी वहां पर चैलेंज हो रही है कि इसका मतलब वो भी ये सब झूठ हमें बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो फारिग हो गई है। यूएस सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट फ्रांसिस्का एल्बनीज ओवर इजराइल क्रिटिसिज्म। एसोसिएटेड प्रेस, यूएस इश्यूज सैंक्शंस अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर प्रॉबिंग अब्यूजेस इन गाजा। वजह क्या है? कोई वो फंडिंग दे रही हैं, कोई असला भेज रही है हमास को? नहीं, इजराइल के जो अब्यूजेस हैं, इजराइल ने जो जुल्म किए हैं वो एक्सपोज कर रही है। CNN, US imposing sanctions on senior United Nations official focused on Palestinian human rights। आप नोट करते जाएं एक एक हेडलाइन, आगे वो वजह लिख रहे हैं कि क्यों सैंक्शन लग रही हैं। कोई रशिया से उनका ताल्लुक निकल आया है, कुछ चाइना को जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रही हैं, नहीं, फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं और इजरायली मजालिम को एक्सपोज कर रही हैं। US issues sanctions against Francisca Albanese, United Nations officials investigating abuses in Gaza, The Guardian। अब आप ये देखिए, US sanctions
on Albanese shows rules based international order no longer exist. ये जो ऑर्डर है इसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है कि चलें ठीक है हम दुनिया का निजाम चलाएंगे लेकिन कुछ उसूलों के साथ। इससे पहले क्या होता था, जिसने जो जमीन फतह कर ली वो उसकी हो गई, उसके बाद ये ऑर्डर बना जिसको बताया गया रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और उसकी सबसे डबल स्टैंडर्ड और मुनाफकत ये थी कि ये रूल्स हमेशा जब वो कमजोर मुल्कों के ऊपर अप्लाई होते थे, हमेशा उन मुल्कों के ऊपर अप्लाई होते थे जो अमेरिका की और वेस्ट की ताबेदारी और यूरोप की ताबेदारी से इनकार कर देते थे। ये रूल्स हमेशा उनके ऊपर अप्लाई होते थे। लेकिन ठीक है जी, मान दिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, तो वो भी आज इस सैंक्शन के साथ ऑफिशियली खत्म हो गया है। एल्बनीज ओवरहर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इजराइल्स अब्यूजेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, क्योंकि वो बाकायदा सबूत सामने लेकर आ रही थी। दिस इज अनदर शेमलेस एंड ट्रांसपेरेंट अटैक बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन on the fundamental principles of the international justice. It's double standards that if you are a strong man, अगर तुम मजबूत हो और ट्रंप के इत्तेहादी हो, दोस्त हो, तो तुम्हें खुले हाथों से जब इस्तकबाल किया जाएगा। अगर चाहे तुम आलमी अदालत के वांटेड भी हो, तुम जेनोसाइड भी कर रहे हो, तुम वॉर क्रिमिनल भी हो, फिर भी तुम्हारा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और तुम्हें डिनर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम ह्यूमन राइट्स लॉयर हो और ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कर रही हो, देन यू आर गोइंग टू हैव योर वीजा रिवोक्ड। अगर तुम ह्यूमन राइट्स के लॉयर हो और कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो तुम्हारे पर सैंक्शन लगेंगे। अब उनका वीजा भी बताया जा रहा है रिवोक हो गया है। अब ये अजब क्राइसिस वहां पर पैदा हो गया, ये न्यूयॉर्क में बैठी है, वीजा रिवोक हो गया है। तो ये बहरहाल एक बड़ी बात है और खुद मागा वाले इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं कि भाई ये ट्रंप इंतजामिया इजराइल के चक्कर में क्या कर रही है। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, आई फाउंड ऑल माई चिल्ड्रन डेड। 11 बच्चे, बाप बाहर गया है, 11 बच्चे वापस आया है, टेंट में मौजूद थे, बम गिरा, 11 शहीद हो गए। ये फलस्तीन में हो रहा है, जिसको छुपाने के लिए, उसके तवज्जो हटाने के लिए और जो कर रहे हैं उन पे सैंक्शन नहीं लग रही, बल्कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शन लग रही हैं। फिर आप देखिए यूनाइटेड नेशन, गाजा मदर स्टार्विंग, गाजा की माएं जो है वो फाके काट रही हैं, एंड इन्फांट डेथ्स रीच क्रिटिकल लेवल। ये जो 12 माह से कम उम्र बच्चे हैं इनको इन्फांट कहा जाता है, इनकी बहुत ज्यादा वहां पर शहादतें हो रही हैं। यानी किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ कि बाकायदा बच्चों को टारगेट करके उनको मारा जा रहा हो। तो अब आप जरा देखिए आज यूरोप से इस सारे वाकये के ऊपर क्या रिएक्शन आया है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी यूरोप ने कैटेगोरिकली ओपनली नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। जोसेफ बोरेल जो यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स के हेड हैं, बोरेल ब्लास्ट वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू फॉर ट्रंप नोबेल नॉमिनेशन। बोरेल कंडेम्स नेतन्याहू फॉर नॉमिनेटिंग ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज अमिड गाजा वॉर, कॉलिंग बोथ कंप्लिसिट इन एथनिक क्लींजिंग। ये बड़ी बात है, यूरोप ने कहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एथनिक क्लींजिंग के जिम्मेदार हैं, और उन्होंने कहा कि वॉर क्रिमिनल वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, कि एक वॉर क्रिमिनल अपने सबसे बड़े असलिया भेजने वाले इत्तेहादी को चाहता है कि नोबेल पीस प्राइज मिले। एंड यूएस प्रेसिडेंट इज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल विद नेतन्याहू फॉर द लार्जेस्ट एथनिक क्लींजिंग ऑपरेशन इन द रीजन हैज सीन सिंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे भयानक तरीन एथनिक क्लींजिंग मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी, इसमें नेतन्याहू और ट्रंप दोनों जिम्मेदार हैं। बोरेल अर्ज यूरोपियन यूनियन स्टेट्स टू रिस्पेक्ट आईसीसी रूलिंग ऑन नेतन्याहू। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, Israel cannot be European Union partner while trampling on principles. Israel is carrying out genocide in Palestine and criticized the European Union for not doing enough to intervene. ये स्पेनिश पार्लियामेंट ने, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और यूरोपीय यूनियन इनफ नहीं कर रही है उसको रोकने के लिए। European Union uses hunger and war to annihilate a legitimate state. Can be partner of European Union. एथनिक क्लींजिंग करने वाले, अब देखें यूरोप की कौन सा हिस्ट्री कोई भरी पड़ी है बड़ी अच्छे वाकया से। यूरोप ही तो अभी तक सारा सपोर्ट कर रहा था और पिछले 400-500 सालों में क्या करता रहा। लेकिन बहरहाल स्पेनिश पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा और नेतन्याहू को मुखातिब किया, आर्ग्यूइंग दैट इट्स जेनोसाइड इन गाजा वुड गो डाउन इन हिस्ट्री as one of the 21st century most devastating chapter. ये हमारी तारीख का सबसे डिवास्टेटिंग, शर्मनाक और अफसोसनाक ये चैप्टर होगा 21st सेंचुरी का। हॉरिफाइंग इमेज ऑफ चिल्ड्रंस सामने आ रही हैं, जो अंडर द रबल अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, छोटे छोटे बच्चे अंडर द रबल अपने फैमिलीज को, मां बाप को जो है वो ढूंढ रहे हैं, और डाइंग ऑफ हंगर इन टेंट्स, या फिर टेंट्स के अंदर भूख से मर रहे हैं। शुड नॉट ओनली मूव अस एंड शेम अस, हमें ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, जो कि खुद यूरोपीय यूनियन के मेंबर है, हमारे लिए ये शर्म का मकाम है। शुड कंपेल अस स्पेशली यूरोप इन पर्टिकुलर टू एक्ट। यानी ये ओवरऑल एक फिजा है यूरोप के अंदर। तो वाशिंगटन डीसी में पता नहीं कौन से खतरनाक मंसूबे और
कौन से मंसूबे नई जंगों के, और नेतन्याहू बैठा हुआ है तो क्या मंसूबे वहां पर बन रहे हैं वो देखेंगे हम। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि दुनिया के सामने साख मुकम्मल तौर पर अमेरिका की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ताकत है उनकी, अब इस ताकत का सामना करना है। वो कभी ब्रिक्स की सूरत में आपको नजर आएगा, अलायंसेस बन रहे हैं, यही कुछ सारा जो वो हो रहा है। और ये जो गजा के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, दुनिया इसको अपने ऊपर अप्लाई कर रही है कि बात ताकतवर और कमजोर की है, तो बाकी कौमें देख रही हैं कि अगर यहां पर ये हो सकता है तो कल को ये हमारे ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। और ट्रंप चूंकि टैरिफ भी साथ साथ लगा रहा है, तो ये काफी बड़ा क्राइसिस ट्रंप ने दुनिया में खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में खुद जॉन बोल्टन ने वार्न किया था एक महीना कबल ट्रंप के आने से कि वो दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस, बुहरान, जंगें देख रहा है। खुद जॉन बोल्टन का कोई अच्छी तारीख नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने ये खबरदार किया था कि ट्रंप दुनिया में एक बड़ा बुहरान जो है वो खड़े करेगा और जंगें तो वो इस वक्त हम देख रहे हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट ट्रंप के बारे में मौजूद है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है, तो आपके साथ शेयर किया आपने। राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।